अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नादरीन, इस वक्त भी दरियाए रावी की बात करें या सतलुज की बात करें या पंजाब के अंदर ओवरऑल जो गांव इस वक्त सैलाब की जद में हैं, वहाँ पर अभी भी पानी जो है वो कम नहीं हुआ, बल्कि मज़ीद इजाफे का इम्कान जो है वो ज़ाहिर भी किया जा रहा है। मुल्तान के अंदर भी यही सूरत हाल है। इस वक्त रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जो है वो मुख्तलिफ़ इलाकों में जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ ने मुख्तलिफ़ इलाकों का दौरा भी किया है। इसी तरह सिंध के अंदर भी जो एक इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है सैलाब का, तो वहाँ भी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुख्तलिफ़ इलाकों के दौरे भी किए हैं और ब्रीफिंग भी ली गई है। लेकिन अभी भी बाज़ जो सैलाब मुतासरीन ऐसे हैं जो ये शिकायत करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उन तक कोई रेस्क्यू टीम जो है वो नहीं पहुँची और वो अभी भी सैलाब की जद में हैं। मुख्तलिफ़ लोगों से जो हमारे नुमाइंदे हैं उन्होंने गुफ्तगू की है, वो हम उनके तालबात हैं या जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आपको सुनवा लेते हैं। पानी अभी रात को टूट चुका है, इतनी तेज़ी से आ रहा है कि हमें लगता है कि 2-3 घंटों में से ये गांव पूरी की पूरी तरह से डूब जाएगा। इरिगेशन की तरफ से अभी तक कोई भी नहीं आया, ना कोई इंजीनियर आया है, ना कोई बड़ा आदमी आया है, ना कोई सरकारी तरफ से कोई ऐसा नुमाइंदा आया है जो हमसे पूछे। हमारे इतने बड़े नुकसान हुए हैं, हमारा माल, हमारे फसल और कितने जानी नुकसान हो चुके हैं, अभी तक कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। कोई शे खाने दी कोई नहीं, रोटी तंग है, जेडे विच बैठे हैं वो बाकी जे तंग है। इत्थे इंतजाम है कोई ना, बाहर विचों काढ़ के बंदे लाया हुआ लोग हुण डंगर हुणी कट्टे ना उदे पट्टन ते ना ही बाहर पट्टन, इसका इंतजाम कोई भी नहीं है। ये जो हमारा जमींदारी बंद था वो रात से टूट चुका है। गांव मुराद स्वाग में जो है पानी दाखिल हो चुका है, गांव सारा डूब गया है, रास्ते सारे बंद हो गए हैं। अभी जो है थोड़ा सा ऐसा जो गांव का बचा हुआ है वो ही उसमें पानी दाखिल हो गया है। अभी आधे घंटे के अंदर अंदर सारा पानी आ जाएगा, सारा डूब जाएगा। ये गांव है जो देख रहे हैं आप डूबा हुआ है। अभी तक गवर्नमेंट से हमारे पास कोई नहीं आया, किसी ने नहीं पूछा कैसे निकालें, कैसे निकलना है, किसी ने भी अभी तक कोई मदद नहीं। जी नादरीन, सैलाब मुतासरीन के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो आपने सुने। अब इस वक्त जो मुल्तान के अंदर की सूरत हाल है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अली कासिम गीलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली कासिम साहब वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो कल से रिपोर्ट्स आ रही हैं और आज भी जो ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, इस वक्त मुल्तान के अंदर क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? देखिए ये जो कल रात से ही एक्चुअली मुल्तान में बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट है। यहाँ पर हमारे पास 100 किलोमीटर्स का बंद है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ख़ास तौर पे अकबर बंद पे। और अकबर बंद से पीछे जब आप, क्योंकि आप मुल्तान से ज़्यादा वाकिफ़ भी हैं, अकबर बंद वो एरिया है जो हेड मोहम्मद वाला ब्रिज जहाँ पे कल मरियम नवाज शरीफ साहिबा तशरीफ लाई थी, दैट इज द ब्रीचिंग पॉइंट जो मुल्तान का पहला ब्रीचिंग पॉइंट है। वहाँ पे कल 4.5 लाख क्यूसेक पानी गुजर रहा था। रात को सूरत हाल जरा गंभीर हुई, पानी की सतह बुलंद हुई और 5.5 लाख क्यूसेक जो है अभी बताया जा रहा है यहाँ पर पानी है। हमारा एफर्ट जो है ज्यादा रिलीफ के ऊपर है। यहाँ पे लोग कुछ फंसे हुए थे, उन्होंने अपने मदद आप के तहत बंद बांधे हुए थे, लेकिन पानी यहाँ पर उन बंद से क्रॉस करके अब घरों में आ गया है। तो आज मैं इनको यहाँ से रेस्क्यू करने आया। अभी भी पोजीशन बहुत क्रिटिकल है और आने वाले जो 25 से 24 से 48 घंटे हैं वो मुल्तान के लिए बहुत ही क्रिटिकल हैं। कल मरियम नवाज शरीफ साहिबा यहाँ तशरीफ लाई थी, उन्होंने रिलीफ अमल को की निगरानी की, देखा, मॉनिटर किया और हमारे कैंप्स का दौरा किया। अभी की सूरत हाल ये है कि 3,52,000 अफराद जो हैं वो अपने घरों से निकल कर या फिर फ्लड बंद पे बैठे हुए हैं अपने जानवरों समेत, या फिर अपने किसी रिश्तेदारों और दोस्तों के घर पे हैं। लेकिन अभी तक स्टैटिक पोजीशन है। पीछे बताया जा रहा है कि पानी कुछ बंद टापा भी है, उन्होंने क्रॉस भी किया है बंद, और लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट की मॉनिटरिंग जारी है ऑल अलोंग द बंद। और वहां पर जहां जहां कोई शगाफ है, जहां जहां पानी लीक हो रहा है, वहां कोशिश की जा रही है कि मिट्टी की मदद से, पत्थरों की मदद से हम पानी रोकें और मुल्तान शहर को बचा लिया जाए। जी कासिम साहब, ये जो फसलों के हवाले से बात हो रही है, एक तो वो बताइएगा कि कितनी फसल आपके मुताबिक है जिसको नुकसान पहुंचा है, और दूसरा कितने लोग आप समझते हैं कि मुल्तान के अंदर जो है वो जो वहाँ उनको निकाला गया है या वो बाहर जा सकते हैं, कितने लोग ओवरऑल मुतासिर हुए हैं? देखिए ये जो कल फिगर
کل کا جو فگر تھا وہ 3,52,000 تھا، لیکن جہاں تک نقصانات کا تعین کرنا ہے وہ ابھی اٹ از ٹو ارلی. ابھی پانی ہمارے پاس چڑھ رہا ہے، مزید پانی بند کے اوپر کھڑا بھی ہے اور ہر 8 گھنٹے بعد 1 فٹ رائز بھی کیا ہے. پہلے جو پانی تھا وہ 409 سے 410 پہ جب گیا، جو گیج ہیڈ محمد والا پہ نصب ہے اس کی ڈیوریشن 4 گھنٹے تھی. پھر 410 سے 411 جب گیا ہے تو وہ 4 گھنٹے میں گیا ہے. لیکن جو 411 سے 412 تک گیا ہے پانی، اس کی ڈیوریشن میں اضافہ ہوا ہے. یہ والا فلڈ جو ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ بھی اس کو پراپرلی گیج نہیں کر پا رہا. اس کا پراپر ایگزامینیشن، چونکہ اٹ از اے نیو فینومینا، یہ پہلے کبھی اتنا پانی جو ہے ملتان کی تاریخ میں نہیں آیا. اور جہاں تک نقصانات کا تعلق ہے، یہ ابھی اٹ از ٹو ارلی ٹو ڈیسائیڈ کہ کتنا نقصان ہوا ہے فصلوں کا، گھروں کا، اسکولوں کا، ہسپتالوں کا، سڑکوں کا. یہ تو جب پانی ڈاؤن ہوگا یا ہونا شروع ہوگا تب ہی گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس کی کوئی جو ہے ایسٹیمیٹ لگے گا اور اس کے بعد ہی ہم کچھ بتا سکیں گے کہ کتنا نقصان ہوا ہے. لیکن اٹ ہیز بیکم ہیومن. چلے ٹھیک ہے، لیکن قاسم صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو یہ کہا جا رہا ہے، کیا یہ حقیقت ہے کہ واقعی کچھ لوگ جو ہیں ان کو ریلیف جو ہے وہ ابھی تک نہیں مل رہا، جو سہولیات ملنی چاہیے وہ ابھی تک ان کو نہیں میسر؟ دیکھیے، پچھلے 8 دن سے یہ ہمارے پاس ایک ریئیکشن ٹائم تھا. ہمیں 8 دن پہلے وارننگ دے دی گئی تھی کہ یہ فلڈ ملتان کی طرف گامزن ہے. لیکن یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ اتنا بڑا علاقہ ہے. میں صدر تحصیل کی بات کروں گا، 49 موضع کمپلیٹلی فلڈڈ ہیں. اس کے بعد سٹی تحصیل ہے جس کے 11 موضع میری کانسٹیٹوئنسی کے کمپلیٹلی فلڈڈ ہیں. اس کے بعد آپ آگے چلے جائیں، شجاع آباد تحصیل کے بھی اتنے ہی ہیں. ٹوٹل ملتان کے 140 موضع جو ہیں وہ کمپلیٹلی فلڈڈ ہیں. لوگ پہلے نہیں مان رہے تھے، ضد کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اتنا پانی نہیں آئے گا. لیکن کل سے جب انہوں نے پانی اپنے گھروں میں داخل ہوتا دیکھا تو ان کو پھر ایویکویشن کرنے کی ضرورت پڑی. پھر 1122 ریسکیو سروسز نے، پاکستان فوج نے ہر روز 24 آور یہاں پہ ریسکیو کا عمل جاری ہے. لوگوں کو نکالا جا رہا ہے گھروں سے. اب وہ خود ہمیں کانٹیکٹ کر رہے ہیں. پہلے ہم ان کی محنت کر رہے تھے کہ آپ نکلیں، اب وہ خود ہمارے تک پہنچ رہے ہیں اور ہمیں فون کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں یہاں سے ریسکیو کریں. بٹ اٹ از اے بگ 3,52,000 لوگوں کو 26-28 کیمپس میں رکھنا اٹ از این اپ ہل ٹاسک. جو جانوروں کا چارہ ہے اس کی شارٹیج ہے. اس میں ہم اپنے بھرپور ایفرٹ کر رہے ہیں. گورنمنٹ کا بھی ہمیں سپورٹ ہے، لیکن پھر بھی اٹ از بیکم اے بگ اپ ہل ٹاسک اور یہ پاسبل نہیں ہوگا اگر ہمیں کوئی زیادہ سپورٹ فل فور نہ دی جائے. لیکن قاسم صاحب، جتنی مشکلات کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کل جو سی ایم صاحبہ نے وزٹ کیا، آپ بھی موجود تھے، تو آپ نے کیا تجاویز دی ہیں؟ میں نے سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں میڈم چیف منسٹر صاحبہ کو. میڈیا کا فوکس بھی، حکومت کا فوکس بھی ملتان پہ آیا ہے. بدقسمتی سے پچھلے ہفتے سے ہمارے میڈیا کی توجہ بھی کسی لاہور کی ایک پوش ہاؤسنگ سوسائٹی کے 2 بلاکس ڈوبنے پہ لگی رہی. مریم نواز شریف صاحبہ یہاں آئیں، ہم نے اپریشیٹ کیا ان کے آنے سے. یہاں پہ جو ریلیف کا عمل جاری تھا، جو کیمپس تھے ان کا انہوں نے دورہ کیا. وہاں فیلڈ ہاسپٹل بھی موجود تھے. بہتری کیمپس میں ان کے آنے سے ضرور آئی ہے. لیکن جو میں نے ان کو سجیشن دی تھی دیٹ واز ریگارڈنگ ٹینٹس اینڈ جو کیٹل فیڈ ہے. یہاں پہ زیادہ تر لوگوں کی جو معاشی جو صورتحال ہے اکنامکلی، وہ ریلائی کرتے ہیں جانوروں کے اوپر. اور جو کرائٹیریا ابھی یہاں پہ چل رہا ہے وہ ایک آئی ڈی کارڈ کے اوپر 10 کلو کا چارہ مل رہا ہے، جس کو ہم ونڈا بھی کہتے ہیں. اس کا ونڈا مل رہا ہے. میری یہ ریکویسٹ تھی کہ کائنڈلی اس کرائٹیریا کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. جہاں لوگوں کے پاس جانور زیادہ ہیں، 10 کلو کا جو بیگ ہے وہ ناکافی ہے. تو امید کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کرائٹیریا کو بھی حکومت پنجاب ری وزٹ کرے گی. ہمیں جو ٹینٹس کی ڈیمانڈ ہم نے کی تھی وہ میڈم چیف منسٹر نے ہمیں پرووائڈ کر دیے ہیں. 2000 ٹینٹس جو ہیں وہ اب ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں
ہم اپنی مدد آپ کے تحت بھی کام کر رہے ہیں. ہم نے خود بھی پروکیور کیے ہیں, گورنمنٹ سے بھی لے رہے ہیں, پرائیویٹ ہاسپٹل سے بھی دوائیاں لے رہے ہیں, کیمپس لگوا رہے ہیں, بٹ اس میں ہمیں اور بھی مدد کی ضرورت ہے. چلیں ٹھیک ہے. علی قاسم گیلانی صاحب بہت شکریہ. ناظرین گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد نعیم حیدر پنجوتا صاحب اور کیل داس کوہستانی صاحب ہمیں جوائن کریں گے اور گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, جو سیلاب کے حوالے سے صورتحال تھی جھنگ میں اور اسی کے ساتھ ساتھ ملتان کے اندر جو صورتحال ہے, پھر سندھ کے اندر اگر بات کریں تو نوشہر و فیروز کے حوالے سے جو وہاں کے مناظر تھے اور جو لوگوں کی شکایتیں تھیں سہولیات کے حوالے سے, وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی. اب جو حال ہی میں پاکستان تحریک انصاف نے استعفے دیے اور اسپیکر قومی اسمبلی صاحب کا ایک بیان بھی آیا کہ وہ استعفے منظور نہیں کریں گے. پھر آج جو ایک مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے ایک درخواست بھی سپریم کورٹ میں دائر کی ہے. ان ایشوز پر ہم گفتگو کرتے ہیں. وزیر مملکت کیل داس کوہستانی صاحب اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں, سینئر وکیل ہیں, ان سے ہم گفتگو کریں گے. سر بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا. آپ سے شروع کریں گے. نعیم صاحب, ابھی جو علیمہ صاحبہ کے 2 بیٹے گرفتار ہوئے تھے, ان کی ضمانت ہو گئی. عدالت کے حوالے سے آپ کے تحفظات رہے ہیں. یہ جو ریلیف مل رہا ہے یا جو آپ کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں, کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے تحفظات کم ہو رہے ہیں عدلیہ کے حوالے سے؟ بہت شکریہ نادر گرمانی صاحب, آپ نے موقع دیا. کوئی تحفظات کم نہیں ہو رہے جی, کوئی ریلیف نہیں ہے. ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھی. جس طرح شاریز اور شیر شاہ کو اٹھایا گیا, ایک کو گھر سے اور یعنی اس کے فیملی تھی موجود وہاں اس کے سامنے, اور دوسرے کو روڈ کے اوپر گاڑی سے نکال کر جس طرح اٹھا کر لے کر گئے ہیں, اور ایک پوری ہائپ کریٹ کی گئی کہ بڑے جیلی اکاؤنٹس نکل آئے ہیں, وہ کو اکاؤنٹس کو اس کی سربراہی کر رہے ہیں, اس کی سپرویژن کر رہے ہیں, بابا کوڈ ہے, فلانا کوڈ ہے. تو وہ تمام کا نیٹ ورک ان کے پاس ہے, جو ریاست مخالف ٹویٹس کرتے ہیں, ریاست مخالف کمپین چلاتے ہیں, اور یہ ملک دشمن ہے, اور یہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی گئی. آج اگر فیصلہ ہے, اس فیصلے کے اندر دیکھیں کدھر ہیں وہ اکاؤنٹس, کدھر ہیں وہ جو کہہ رہے تھے کہ یہ ماسٹر مائنڈ ہیں, کہاں ہے ایویڈنس؟ 2.5 سال کے بعد ایک کے پاس ڈنڈا برآمد کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس سے ہم نے ڈنڈا برآمد کر لیے. وہ ڈنڈا اس نے چھپا کے رکھا ہوا تھا, وہ ڈنڈا اس نے کدھر رکھا ہوا تھا؟ یعنی کوئی حد ہوتی ہے جھوٹے کیسز بنانے کی, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی. 7 لوگوں نے بیان حلفی دیے شاریز کے حوالے سے کہ وہ چترال کے اندر تھا, تب جا کر اس کی ضمانت ہوئی ہے. اس شیر شاہ کے خلاف کوئی ایویڈنس ثابت ہی نہیں ہو سکی کہ وہ کہیں کہ اس نے کہیں پر حملہ کیا. اب کھڑا رہنے کے اوپر آپ کسی کو 50 سال تھوڑی جیل میں رکھ سکتے ہیں کہ وہ وہاں پر کھڑا تھا, موجود تھا, اس کی ویڈیو آ گئی. تو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. عدالتوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. جس ٹائم بھی کوئی ضمانت ملتی ہے, کوئی بھی کسی جگہ کے اوپر بریت ہوتی ہے, تو اسے آپ یہ نہ کیجئے کہ عدالتیں جو ہیں وہ آزاد کام کر رہی ہیں. 2 ہائی کورٹ کے ججز کا لیٹر لکھ چکے ہیں. آج اطہر من اللہ کی تقریر سنیں, 6 ججز کا لیٹر دیکھیں جو سپریم کورٹ کو لکھا گیا. سرگودا کے جج عباس جنہوں نے لیٹر لکھا لاہور ہائی کورٹ کو, انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز, انہوں نے جو اپنے تحفظات پیش کیے, وہ تمام ثبوت ہیں جو عدلیہ خود کہہ رہی ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد کیسے ہمیں جو ہے وہ پریشرائز کیا جا رہا ہے, ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا, ہمیں اپنی آئینی ذمہ داری نہیں نبھانے دی جا رہی. جو بات جج کرتا ہے جی اس کے خلاف کمپین کی جاتی ہے, ریفرنس فائل کیا جاتا ہے, اس کو گھر ہاتھ دھو کے جانا پڑتا ہے. یہ آپ کا نظام انصاف اور آپ کے ملک کے اندر عدلیہ کا حال. آپ کہہ رہے ہیں جی کہ عدالتیں کسی کے خلاف کس کے خلاف نہیں کیا؟ سر جو سپریم کورٹ کے اندر ججز تھے اعجاز صاحب, وہ کیوں جا کر انہوں نے استعفیٰ دیا؟ لیکن یہ جو کھیلدہ صاحب عدلیہ کے حوالے سے جو نعیم صاحب بات کر رہے ہیں, آپ اتفاق کرتے ہیں یہ جو حال ہی میں واقعی جو کچھ خطوط لکھے گئے یا اطہر من اللہ صاحب جن چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کچھ معاملات ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھو, ان کو عدالت اور جج وہ اچھے لگے تھے جو نواز شریف صاحب کو اقامہ کے بنیاد پر پاناما کا نشانہ بنا کے اقامہ پہ نکالتے ہیں, اور وہ جج اسد سعید کھوسہ کہتے ہیں کہ یہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ میرے پاس لے کے آؤ نا, آپ سڑکوں پہ کیوں جا رہے ہو, تو میں آپ کو اس کو نکال کے دیتا ہوں. اور وہ ثاقب نثار جو بیٹھتا ہے تو میں 5-8 لوگ ان کے اڑا لوں گا, اور جو ہمارے ایم پی ایس کو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے آرڈر سے اٹھ جائیں گے. اور وہ جج ان کو چاہیے جو 9 مئی کا جرم کر کے کالا چشمہ پہن کے سپریم کورٹ میں پیش ہوتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ گڈ ٹو سی یو, اور پروٹوکول سے پیچھے والے راستے سے VIP پروٹوکول میں جج بھیج دیتے ہیں. تو وہ جج ان کے وہ عدالتی نظام ان کو اچھا لگتا ہے. وہ نیب کا چیئرمین اچھا لگا ہے جن کے ویڈیو نے بنا کے ہم پہ کیسز بنائے اور جھوٹے کیسز بنائے. وہ ان کو قانون اچھا لگتا ہے جو اپنا
हमारे राना सनाउल्लाह साहब को झूठे हीरोइन के केस में वो करते हैं, और फिर दूसरे दिन हर केस पे, हर गिरफ्तारी पे दूसरे दिन बैठ के भाषण कौम को खुद वज़ीर आज़म देता था, और उनका जो आजकल भगोड़ा है बैठा हुआ है मुल्क के खिलाफ काम कर रहा है शहजाद अकबर, वो बैठ के कागज़ ले रहा था। कभी भी हमने इनके केसेस पे, कभी इनके जो कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार करते, हम ये मैं एज ए पाकिस्तानी ये समझता हूँ 9 मई का जुर्म किसी ने किया उस पर सज़ा होनी चाहिए, उनको कानून के कटहरे में लाना चाहिए जो उसमें गुनाह में शरीक है। अगर शाह मोहम्मद कुरैशी ने साबित किया अदालत में, अगर ज़ैन कुरैशी ने साबित किया, अगर फवाद चौधरी ने साबित किया कि वो बेगुनाह है, तो अदालतों ने उनको भरी कर दिया उस केसेस में। तो मैं समझता हूँ ये अदालतों का कानून का इंसाफ, कोई भी शख्स अगर मुल्क दुश्मनी में सरगर्मी करता है वो रियासत का इदारों का काम है कि उनको आइडेंटिफाई कर। मेरी ख्वाहिश पे जिस तरह ये बता रहे हैं बड़े मासूम हो के मेरे नईम पंचोदा साहब के, इस तरह गिरफ्तारी हुई, इस तरह भाई मरियम नवाज साहबा जेल में गई थी अपने वालिद मोहतरम से मिलने, बेटियां उसकी साथ थी, जेल के अंदर उसके सामने वालिद के सामने उसको अरेस्ट किया, आप बाहर आने देते, वो घर पहुंचने देते, आपने हमारी माँओं बहनों बेटियों का ख्याल नहीं किया। हम तो ये आज मैं हमेशा कहता हूँ, मैं कहता हूँ किसी की चादर चौदीवारी का तकद्दुस पामाल ना होना चाहिए, कितने भी उन पे इल्जाम। लेकिन आज भी तो खवातीन जेलों में है, बुशरा साहबा जेल में है, यास्मीन साहबा जेल में। अगर कोई भी शख्स पाकिस्तान का, इसमें खवातीन के कार्ड खेलने की जरूरत, अगर किसी पे इल्जाम है, किसी पे जुर्म है, ये तो सजा याफ्ता है ना। अगर बुशरा बीबी कर रहे तो ये भी मेरा काम नहीं है। ये इनको साबित करना पड़ेगा अदालतों में, उनके पास फोरम मौजूद है, आज भी उनको जमानतें भी मिली है, उनको सजाएं भी हुई है, और आइंदा भी फोरम मौजूद है। ठीक है, लेकिन खेलता था ये जो अभी पीटीआई ने इस्तीफे दिए थे, स्पीकर से पहले आप लोगों ने कहा कि इस्तीफे दे दें, हम कमेटी में इलेक्शन करवा लेंगे, इनसे वो कमेटियां भी चली जाएंगी। अब क्या हुकूमत की स्ट्रेटेजी है कि आप कह रहे हैं कि हम इनके इस्तीफे मंजूर नहीं करेंगे? देखिए, स्पीकर साहब जो है वो कस्टोडियन है हाउस के, जी ठीक है ना, वो उसके लिए पीटीआई का रुकने कौमी असेंबली हो या मैं नून लीग का मैंने हूँ या पीपल्स पार्टी है, उसके लिए सब बराबर है। हमारे पास वो स्पीकर नहीं है जो असद कैसर साहब थे, जो माइक नहीं दूसरों का खोलते थे, जो जिस तरह पेश आते थे आपको भी पता है। ये हमारा सरदार जो अया साहब है, जब इनकी गिरफ्तारियां हुई पार्लियामेंट के अंदर, वो खड़े हो गए अपने एमएनएस के साथ, वो कहाँ पीटीआई के एमएनए थे, तो उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई। तो हम तो सदा या 2014 में भी इनकी जो इस्तीफा दी थी, लेकिन आप साबित नहीं कर सके कि गिरफ्तार किसने किया था। मैं कहता हूँ ये माजी में भी होता रहा, आज भी होता रहा है, मगर हम ये उस जुर्म जो इन्होंने गलत काम किया उसकी ऑनरशिप लेते थे। हम अगर सही काम है तो उसकी ऑनरशिप लेते हैं, लेकिन नहीं, अगर कोई काम सही नहीं है तो हम खामोश रहते हैं। यहाँ पर हम एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। खेलदा साहब और नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नईम साहब, ये क्या स्ट्रेटजी होगी अब अगर स्पीकर साहब आपके इस्तीफे मंजूर नहीं करते तो क्या पीटीआई नजरसानी करेगी, दोबारा कमेटियों में जाएगी? देखें, बिल्कुल जो है वो नहीं जाएगी। इमरान खान का वाज़ेह हुक्म है कि हमने कमेटियों के अंदर नहीं बैठना। उस कमेटी का कोई फ़ायदा नहीं है जिसके अंदर बैठ के आप के बैठने का कोई फ़र्क ही ना पड़े। जुनैद अकबर साहब थे या जितने बाकी थे, जितनी मीटिंग्स बुलाते थे, जितने इजलास बुलाते थे, जितनी कार्रवाइयाँ करते थे, जितनी अपनी तरफ से इनपुट देते थे, कोई उसका रिजल्ट आज तक नहीं निकला। आपके सामने है कि रात दिन आप देख रहे हैं, कभी कोई कानून बनाया जा रहा है, कभी कोई तरमीम लेकर आई जा रही है, कभी कोई लॉ पास किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क का जो निज़ाम है, ये जो झूठ के ऊपर एक मबनी एक गवर्नमेंट सारा सेटअप बनाया गया है, इसके तसलसल को जारी रखना है। ये मुझे माफ़ी मांगे कौम से, एक से मैंने मंगवाई है बरमला टीवी पे, इनके एमएनए उन्होंने कहा है जो हमने बाजवा को एक्सटेंशन दी, हम कौम से माफी मांगे। आपकी माफी से काम नहीं होगा। नहीं साहब, ये तो है ना, आलमी सतह पर एक बड़ी कामयाबी तो पाकिस्तान को हासिल हुई है। सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। इन्होंने रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाई हैं, आइन को डिरेल किया है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि बड़ी जनाब ये चीज हो गई है। क्या मसला है? रूल ऑफ लॉ मसला है ना जी, मसला है ना जी। आपके ख्वाजा आसिफ साहब ये कह चुके हैं कि हाइब्रिड निजाम है। हाइब्रिड निजाम जो होता है वो आमरीत होती है, जिसके बारे में आप कहते रहे कि बंद कमरों के अंदर फैसले नहीं होने चाहिए। आज मरी के अंदर बंद कमरे के अंदर ही मीटिंग की गई है। उस मीटिंग के अंदर ये कहा गया कि इस निजाम को आगे कैसे चलाना है।
उसमें जो आमादगी की गई है उसका सवाल राना सनाउल्लाह से पूछा गया तो उसने कहा जी कि बिल्कुल तय हो चुका है। आप कौन होते हैं तय करने वाले? आपको अवाम ने रिजेक्ट किया 8 फरवरी को, अवाम के वोट के ऊपर डाका डाल के इस असेंबली के अंदर बैठे हैं, अपने केसेस खत्म कराए हैं और इस निजाम के तसलसल के लिए आपने लोगों के घरों में छापे मारे, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया। आप उस चीज के अंदर शामिल हैं जो लोगों के ऊपर केसेस बने, जो सजाएं हुई, ये तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी। जो कुछ आपने खिलवाड़ किया पाकिस्तान के साथ, 90% अवाम क्यों आपसे नफरत करती है, उसकी सजा आज सलाब ज़दगान के अंदर खाली टिकटॉकें बनाकर दी जा रही है। आज आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर जो निजाम इंसाफ का हशर किया जा रहा है कि जजेस इंसाफ के लिए कह रहे हैं कि हमें इंसाफ करने की इजाजत दी जाए, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये निजाम बड़ा बेहतरीन चल रहा है। कौन पाकिस्तान की फौज के खिलाफ है? हमने हमेशा कहा कि ये फौज हमारी है, ये इदारे हमारे हैं, हम इस फौज के साथ हैं, और जब ये जंग हमने जीती तो हमने सेलिब्रेशन बनाई, हमने रोड के ऊपर रैलियां निकाली। आप दिखा दें कोई फलस्तीन के इतने बेवतन पाकिस्तानी है, मुसलमान है, फलस्तीन के हक में कोई दिखा दे। लेकिन खेलदा साहब ये जो पाकिस्तान के हक में कोई आपने आवाज जिस तरह से हमने बुलंद की आपने की, इमरान खान ने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आज दुनिया में जाएं, आप पूछें, आप कहें उन्हें कि पाकिस्तान से हैं तो वो इमरान खान का पहले नाम लेते हैं, वो नवाज शरीफ का नहीं लेते। नवाज शरीफ का नाम पूछें तो गूगल पे सर्च करें कि उसके नाम के साथ क्या आता है। जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया कि ये हाइब्रिड सिस्टम है, आप इत्तफाक नहीं करते ख्वाजा साहब की बात से? नहीं, पहले तो मैं भाई जज्बाती हो रहे हैं कि उम्मत मुसलमान के लीडर का जो ये दावा करते हैं, उसने ईरान इसराइल जंग में इसराइल के खिलाफ एक ट्वीट किया। आप फील्ड मार्शल के खिलाफ आखिरी ट्वीट आपका उसके खिलाफ है। आप कहते हैं फौज हमारी, आपकी फौज नहीं है, आप ऑन ही नहीं कर रहे हैं। आप फील्ड मार्शल जो सिपह सालार है उसको ऑन नहीं कर रहे हैं, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाते हैं। आप दुनिया भर में बैठकर लॉबिंग हायर करके उसके खिलाफ बात करते हैं, तो आप किस तरह का दावा करते हैं? कोई मोहब्बतन पाकिस्तानी इस सूरत हाल में, इस जंग की कामयाबी में इस तरह की कोई गुफ्तगू एक लफ्ज बोलता है? पूरी कौम उनके साथ खड़ी है, आपके साथ कौन खड़ा है? आप तो हमारे जो 1.5 करोड़ वोट है वो भी आप अपनी कौम में डाल देते हैं। कौन सी आपकी कौम है? 1.5 करोड़ कौन सी आप वो शऊर है, 1.5 करोड़ वोट आपके बानी पिटिया ने वो शऊर पैदा किया है जो अपने इदारों पे, जो अपने आप पंजाब में कहते हैं कि अजाब आया अल्लाह का, आपका सेक्रेटरी जनरल कहता है पंजाब में अजाब है, जहाँ 600 लोग जो है कीमती जाने जाया हो गई, वहां क्या आया है? मुझे वहां बता दे KPK में क्या हुआ है। आप ये पंजाब भी हमारा है, KPK हमारा है, बलूचिस्तान हमारा, सिंध हमारा है। आपको वहां पे नाकामी, आपको टिम्बर माफिया, आपको कब्जा माफिया कहीं नजर नहीं आती। मरियम नवाज साहबा की कारकर्दगी पे आप सवाल उठाएं, आप उनके काम पे तनकीद करें, मगर आपके पास जब वो नई बात होती तो आप कहती वो कपड़े ये कलर पहन के वो जो है और किस तरह कश्ती में सवार हो रही है, किस तरह आपका वजीर आजम सारा दिन अपनी तशरीह पे बैठ के कौम से खिताब करता, 2-2 4-4 घंटे कौम के जाया करता था। एक ईंट पाकिस्तान की तरक्की के नहीं रखी। एक काम मुझे बता दे, मैं सलाम पेश करूंगा कि ये वजीर आजम 3.5 साल में करके गए जो पाकिस्तान ये जो हैबिट है ना, ये जनरल फैज ने हमारे नाजुल किया था इस मुल्क पे, पूरी कामों की ये उसने नाजुल किया था प्रोजेक्ट इमरान। यहाँ पर हम एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। खेलदा साहब और नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आप पे तनकीद तब होती है जब आप ही के वजीर दिफा कहते हैं कि ये हाइब्रिड सिस्टम है, तो आप इत्तेफाक नहीं करते ख्वाजा साहब के बयान? जो भी सिस्टम है उसने मुल्क को डिलीवर किया है। मैं तो समझता हूँ जमहूरियत कोई हमारे पास परफेक्ट जमहूरियत नहीं है, हम जमहूरियत के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमने मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ ने बैठ के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, आपने आके सत्यानाश किया उस सियासत का, उस जमहूरियत का, सिविल बालादस्ती का। आज आप मुझे बताएं, आज इमरान खान क्या डील मांग रहे हैं? आज आपका डील मांग रहे हैं कि मुझे बाहर जाने दो। आज वो ये कह रहे हैं कि मुझे तख्त पे बिठाया जाए। आज वो कह रहे हैं कि मुझे बाहर जाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल तैयार है, वो तैयार है और जाएंगे। मेरी बात नादिर आप नोट कर लें, इमरान खान जो है मांग रहा है, NRO मांग रहा है, डील मांग रहा है, और ये चाह रहा है कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट तख्त पे बिठा दे। एस्टेब्लिशमेंट का कसूर ये है, एस्टेब्लिशमेंट का कसूर ये है, वो कहते हैं हम आपसे बात नहीं करें, आप सियासतदानों से जाके बात करें। ये सिविल बालादस्ती आपकी जिद्दोजहद इसके लिए तो है। खान साहब कब बाहर जाएंगे? खान साहब मांग रहे हैं जब आप देंगे नहीं, जब अब जाहिर है कोई मेडिकल कोई इमरजेंसी ऐसी हो गई अदालतों के पास हम जाएंगे। रिलीफ अदालतों नहीं देना है, मुझे नहीं देना है। आपको खान साहब मेडिकल बेसिस पे मैं कहता हूं खान साहब डट के लेटा हुआ है,
डट के चले जी नहीं देखिए मसला पता है क्या है नादिर भाई, मसला ये है कि इनको रश्क आता है कि काश हमारा लीडर भी ऐसे होता कि डट जाता। मैं कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, वारी बोले है ना, वारी थे आपका लीडर वो नहीं, वो कह रहे हैं खान साहब जाएंगे, काश हमारा लीडर भी करेगा। अपनी बारी पे जी 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 नहीं, ये कहते हैं कि काश हमारा लीडर भी ऐसे डट के खड़ा होता, क्योंकि डेफिनेटली जब वो जेल के अंदर थे मेडिकल का बहाना बना के, दवाई का बहाना बनाकर बाहर चले गए और एक वादा करके गए थे कि इतने दिनों के अंदर मैं वापस आ जाऊंगा, तो वो वापस नहीं आए। इनके अपने लोग, नून लीग के लोग साइड पर होके कहते हैं यार इमरान खान ने कमाल कर दिया। जिस तरह वो दिलेरी के साथ आपके सामने है राना सनाउल्लाह का बयान, वो कहता है कि जिस तरह दिलेरी के साथ जेल काटी और काट रहा है सर, लेकिन वो कह रहे हैं कि मसला नहीं है, खान बाहर 2 साल गुजार लिए है ना, वो लंबी भी काट सकता है। देखिए वो तो बयान सियासी है ना। इमरान खान ने इनकार किया कि मैं नहीं भागने वाला जैसे ये भागे। आज भी वो जेल के अंदर बैठ के कोई ललकार सकता है? उनका एक ट्वीट आता है आप समातें मुलतवी कर देते हैं, उनका एक ट्वीट आता है आप मुलाकातें मुलतवी कर देते हैं। आपकी हिम्मत ही नहीं है कि इमरान खान से मुलाकात हो, इमरान खान का पैगाम बाहर है, उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। सर आखिर में मुख्तसरन ये बता दें, अचकज़ई साहब नाला हैं कोई अपोजिशन लीडर वाले मामले पे? नहीं, कोई नाला नहीं है। अब अचकज़ई साहब को खान साहब ने किया है और उमर अयूब साहब या शिबली साहब का जो मामला है वो इल्तवा है अभी, उसके बाद ज़ेर इल्तवा वो खत्म होगा तो उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे। कोई ऐसा मामला नहीं है। सर आपको तो अचकज़ई साहब पे कोई एतराज नहीं है अगर ये कल नाम देते? मैं तो वेलकम करूंगा, मैं कहूंगा ये माफी मांगे। जब उनकी नकलें उतारते थे, जब नवाज शरीफ का दोस्त था तो बुरा था और उसकी नकलें उतारते, आज इनके लिए माफिया हो सकता है। मगर मैं महमूद खान अचकज़ई आपके थ्रू बताना चाह रहा हूं, ये लोग इमरान खान ना कभी अपनी पार्टी का मौसन रहा है, ना किसी सीनियर साथी का मौसन रहा है, ना वर्कर का मौसन रहा है, ना पाकिस्तान और इसी वजह से आज कौम उसके साथ नहीं है, अवाम के मौसन है। नवाज शरीफ के साथ कौम खड़ी है। महमूद खान अचकज़ई फिर हमारे साथ खड़ा होगा, हम उसके साथ पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब हैं, मोहसिन पाकिस्तान जो हैं वो जरदारी साहब हैं जो इनके प्रेसिडेंट हैं। जिन अच्छा बिल्कुल, तो फिर जहाज से नंगी तस्वीरें क्यों फेंकी थी? बेनजीर थी। नहीं, गलती आपने कहा कि भुट्टो ने मुल्क तोड़ा है, उसको सही सजा मौत हुई है। कहाँ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद आप डील के जरिए आए, फॉर्म 47 के मुताबिक आपको हुकूमत मिली है, कहाँ है डेमोक्रेसी आपकी? कहाँ है चार्टर आपका? ठीक है नहीं साहब, आपका खेलदा साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने सुनी, अब देखना यह है कि जो आने वाले दिनों में स्पीकर साहब ने एक रूलिंग दी है उस पर क्या पेशरफ सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।